स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेस्ट सॉइल तक किया था। आज हम एरिड सॉइल कर रहे हैं और इसके बाद हम सॉइल इरोजन टॉपिक लेंगे। एरिड सॉइल ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल का मतलब है वैसे डेजर्ट सॉइल। एरिड का मतलब मैं बता देती हूँ। एरिड का मतलब होता है ड्राई, सूखा। तो एरिड सॉइल यानी कि ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल हमारे यहाँ कहाँ मिलती है? डेजर्ट्स में, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, वहां उस राजस्थान, गुजरात का नदर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, इस एरिया में, और सम ऑफ द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगा हुआ है जो, वहां पर ये एरिड सॉइल मिलती है। इट इज ब्राउन इन कलर एंड सैंडी इन टेक्सचर। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि सैंडी का मतलब है कि जो यानी पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। मोटी मिट्टी, तो मोटी मिट्टी जो का क्या होता है कि वो पानी को अपने में होल्ड नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती है, पानी आराम से निकल जाता है। इसके अलावा इस सॉइल की खास बात यह है कि इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। सॉल्ट कंटेंट का मतलब नमक बहुत ज्यादा होता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है, जहां पर इवेपोरेशन इज हायर, the water evaporates quickly and the salt left on the ground, salt mineral जमीन पर ही रह जाते हैं। अब ये प्रोसेस उन एरियाज में भी होती है जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और बहुत ही ज्यादा यानी कि टेम्परेचर होता है, वहां भी होती है। जहां हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर होता है। ये इस एरिया में भी होती है जहां पर हाई टेम्परेचर और हैवी और लेस रेनफॉल, बारिश कम होती है। यानी कहने का मतलब है इवेपोरेशन इज हायर देन द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, यानी पानी तो कम मिलता है, और जो पानी मिलता है, जो भी मॉइस्चर होता है ग्राउंड के अंदर, वो इवेपोरेट होता रहता है। उससे क्या होता है, जो पानी बचे, पानी में जो सॉल्ट मिनरल डिसॉल्व होते हैं, कैल्शियम डिसॉल्व होता है, वो सब जमीन पर ही रह जाता है और पानी भाप बन के उड़ जाता है। इसकी वजह से सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई रहता है। और इट इज लेक इन ह्यूमस। ह्यूमस मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से के डिके होने से जो कंटेंट बनता है। तो यहाँ ह्यूमस की कमी क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। इसकी वजह से जो है यानी ह्यूमस की कमी रहती है, लैक ऑफ ह्यूमस। एंड मॉइस्चर कम क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और साथ साथ बारिश भी वेरी स्केंटी, बहुत कम होती है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि साल भर की बारिश जो है केवल 13 से 17 सेंटीमीटर होती है खाली इन रीजन्स में। अच्छा, इसके अलावा लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, ये यानी कि जो अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, इसमें नीचे, जैसे जैसे हम सॉइल में नीचे की तरफ जाएंगे तो उसमें कंकर की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर, हाई इवेपोरेशन, लेस रेनफॉल, इसकी वजह से सॉइल कंटेंट कैल्केरियस जो है बढ़ता जाता है, सॉल्ट बढ़ते जाते हैं और वो कंकरी के रूप में मिलते हैं। इसलिए हम इनसे यहाँ से सॉल्ट भी कलेक्ट करते हैं। तो ये इसकी एक खासियत है कि कंकर का मिलना, यानी सॉल्ट वाले जो कंकर है, कैल्शियम वाले, उनका मिलना। इसका परिणाम क्या होता है? अगर मिट्टी में नीचे कंकर होते हैं तो इट स्टॉप्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ये वाटर को नीचे पहुंचने में रोकता है, पॉलिथीन का काम करता है, छाते का काम करता है। इससे क्या होगा? नीचे की सॉइल ड्राई होती चली जाएगी, और ड्राई सॉइल जो है दैट इज नॉट फर्टाइल,
ये ड्राई सॉइल, इसका रिजल्ट ड्राई सॉइल हो जाएगी और वो फर्टाइल नहीं रहती है, यानी कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है। पर इस सॉइल को हम कल्टीवेट कर सकते हैं अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इरिगेशन ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ कम बारिश होती है इसलिए इरिगेशन करके हम इस सॉइल को यानी कि कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेशन करने के योग्य बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनाल के निकलने से, जो कि सतलुज रिवर से निकली है, उससे इस एरिया में जहां जहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकली है वहां वहां क्रॉप कल्टीवेशन बढ़ गया है। राइस, व्हीट और बाजरा, ये सभी जो है फसलें उगाई जाती है इस जगह में। तो इसके बाद ये हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल जितनी भी थी वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम टॉपिक करेंगे सॉइल इरोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल इरोजन में हम सबसे पहले इरोजन वर्ड को अगर ध्यान करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, इरोजन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन जो एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्रोकन रॉक मटेरियल और सेडिमेंट्स। तो यहाँ हमने इरोजन को सॉइल के साथ ऐड कर दिया है। सॉइल इरोजन कहने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल बाय द एजेंट्स, बाय सर्टेन एजेंट्स लाइक द रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स। यानी जब सॉइल को कोई ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है और वो क्या कहते हैं, या तो बहता हुआ पानी या हवा वगैरह, ग्लेशियर वगैरह। तो सॉइल इरोजन की डेफिनेशन हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। क्योंकि हमारे लिए सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो हमारा जो क्रॉप कल्टीवेशन है, क्योंकि सीधा सीधा संबंध उसका सॉइल की फर्टिलिटी से है, और सॉइल फर्टाइल जो होती है वो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर ही फर्टाइल होती है। अगर वो बह करके चली जाएगी तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। तो रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, दैट इज मींस टर्म्ड एज द सॉइल इरोजन। अब ये कौन रिमूव करता है? वो है डेन्यूडेशन के एजेंट। डेन्यूडेशन का मतलब मैं बता दूं यहाँ पर आपको, डेन्यूडेशन का मतलब है दैट इज कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वेदरिंग और इरोजन के बारे में। वेदरिंग अपनी जगह पे ही टूट फूट जाना, और इरोजन जो है बहा करके ले जाना। जब पहले टूट फूट दोनों जो है प्रोसेस एक साथ काम करते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डेन्यूडेशन। तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, डेन्यूडेशन क्यों होता है सॉइल का? वो इस कारण से होता है, तो सबसे मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन। हम इसको कह सकते हैं कि अगर ग्राउंड इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, अगर जमीन जो है वेजिटेशन से खाली होगी तो उससे जो है यानी सॉइल इरोजन आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो वेजिटेशन होती है या ग्रासेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपनी रूट से सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अगर जमीन के ऊपर से वेजिटेशन कवर हट जाता है तो सॉइल को होल्ड करने वाला नहीं रहता, इसलिए डेन्यूडेशन के एजेंट आराम से जो है उसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन का ही, खुले छोड़ देते हैं जानवरों को, जिससे ग्रास का साइकिल ही खत्म हो जाता है, वेजिटेशन का साइकिल खत्म हो जाता है और जमीन डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन यानी वेजिटेशन के बिना हो जाती है, विदाउट वेजिटेशन हो जाती है, जिससे जो है सॉइल इरोजन हो जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कभी कभी गलत तरीके से खेती करने से भी यानी कि ऐसा हो जाता है। अगर जिस ढाल में यानी कि इफ देयर इज अ स्लोप,
अगर खेत का थोड़ा सा ढाल जो है इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, अगर इसी डायरेक्शन में अगर हम फ्लो करेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये स्लोप और डीप होता चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो पानी है वो इस डायरेक्शन में सॉइल को रिमूव करेगा। तो ये गलत तरीका है। ऐसी बहुत सारे तरीके हैं, या लगातार हम खेती में क्रॉप उगाते रहते हैं, फेलो लैंड नहीं छोड़ते हैं, तो रेस्ट नहीं मिलता है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, या हम यानी कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, केमिकल्स यूज करते हैं तो इनफर्टिलिटी यूज हो जाती है, इरिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, ओवर इरिगेशन करते हैं तो सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल की इनफर्टिलिटी लूज हो जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, लैंड यानी डिग्रेडेशन में कि किस तरह से माइनिंग जो है सॉइल के इनफिल्ट्रेशन को रोकता है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन के ये कारण है। अब हम सॉइल इरोजन की वजह से उसका जो परिणाम है वो ग्राउंड में उससे क्या क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरह की टॉपोग्राफी, यानी टॉपोग्राफी का मतलब उसका स्थल का स्वरूप कैसा हो जाता है, फॉर्म कैसा हो जाता है। जैसे कि गलीज बन जाती है। गलीज का मतलब है डीप कट, यानी कि जब कोई लैंड जो है विदाउट वेजिटेशन होती है तो बारिश का पानी उससे जाता है और वो ऊपर की मिट्टी को बहा के ले जाता है, नाली की तरह बना देता है, डीप कट बना देता है। ऐसे ही रिवर्स भी करती हैं, जहां पर वेजिटेशन नहीं होती है तो वो उसको और गहरा काटती चली जाती है, तो इस तरह से वैली बनती चली जाती है, चैनल बनता जाता है, उनको हम गली कहते हैं या गलीज। when the running water cuts deeply the ground, स्पेशली जो क्लेई होती है सॉइल, यानी फाइन पार्टिकल को आराम से बहा करके ले जाती है, तो तब ग्राउंड में क्या बन जाते हैं, डीप चैनल्स बन जाते हैं, उनको हम गलीज कहते हैं। इसके अलावा यानी कि जब ये गलीज जो है अगर ये कम चौड़ी होती है, नैरो होती है, when these are narrow then they are the gullies, और जब यानी कि यही गलीज और वाइड होती चली जाती है, धीरे धीरे जो है ये चौड़े होती जाती है, तो उससे जो है उसको हम बोलते हैं रेवाइन्स। ऐसा चंबल रिवर ने किया है। चंबल रिवर जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है, और वो यानी कि नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, झांसी ग्वालियर से आगे निकलते हुए एटा, मैनपुरी, चंबल की आपने घाटी, चंबल की घाटी का नाम सुना होगा, तो वहां पर इस रिवर ने बहुत बड़े बड़े खड्डे बना दिए हैं, डिप्रेशंस बना दिए हैं, तो ये रेवाइंस यानी कि बीहड़ खड्ड कहलाते हैं, जहां पर डेकॉइट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो दैट इज मीन्स द रेवाइन वाइड एंड डीप गलीज, जो यानी कि बहुत गहरी और वाइड गलीज होती है, दे आर कॉल्ड द रेवाइंस। एन एग्जांपल इज चंबल बेसिन, चंबल का रिवर का एरिया है, वहां उसने बहुत ज्यादा जो है यानी इरोजन किया है। ऐसी टॉपोग्राफी, यानी कि अगर कोई भी टॉपोग्राफी है जिस पर बहुत बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं, सॉइल ऊपर की बह गई है जो फर्टाइल सॉइल, ऐसी टॉपोग्राफी को हम बैड लैंड कहते हैं, क्योंकि हम इस पर खेती नहीं कर सकते हैं, ये अनफिट हो जाती है। द लैंड इरोडेड बैडली, नॉट लेफ्ट फॉर कल्टीवेशन, और अनफिट लैंड दैट इज नॉट मींस फिट फॉर द कल्टीवेशन। इसके अलावा शीट इरोजन, यानी कि पूरी चादर की तरह यानी सॉइल बहा करके ले जाते हैं। एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन की यानी कि हवा या पानी, स्पेशली स्लोप्स पर, यानी पहाड़ों के स्लोप्स पर अगर लार्ज एरिया था, if a large area soil is washed away or removed by the running water, so that large area is means especially the topsoil, that large area is without the fertile layer is left over that large area, that is called the sheet erosion, उसको हम sheet erosion कहते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन।
the strategies, the planning which we can take, or the action, set of action which we can take to reduce or stop the soil erosion. सॉइल इरोशन को रोकना बहुत जरूरी है हमारे जैसे देश के लिए, जहां पर एग्रीकल्चर एक मेन एक्टिविटी है और इतने लोगों का पेट भरना है, तो फूड का प्रोडक्शन में हमें यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन जो है अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले सॉइल इरोशन, मैंने आपको बताया था कि वेजिटेशन अगर नहीं होगा तो सॉइल इरोशन होगा। उसके लिए रोकने के लिए सबसे पहले हमें अफॉरेस्टेशन यानी एरिया को वेजिटेशन के बिना नहीं छोड़ना है, वेजिटेशन ग्रो करते रहना है। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जो कि हम पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। जो सैंड ड्यून्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, उनकी रोकथाम करनी है। जो सैंड ड्यून्स है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो शिफ्ट होते रहते हैं। अगर आज सैंड का ढेर यहाँ पर है तो हवा बाहर उसको उड़ा करके दूसरी जगह ले जाती है। इस तरह से सैंड ड्यून्स जो का विस्तार होता रहता है, एक्सटेंड होते रहते हैं। तो इनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनके चारों तरफ जो है अगर हम थॉर्नी बुशेस ग्रो कर दें तो सैंड ड्यून शिफ्ट होने से रुक जाएंगे और इस तरह से डेजर्टिफिकेशन रुक जाएगा। इसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया था कि रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स जो है, गलत तरीके जो खेती के हैं, उनसे सॉइल इरोशन होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लेन एरियाज में स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है कि खेत को क्यारियों में बांट लेना, स्ट्रिप्स में बांट लेना। इस तरह से स्ट्रिप्स में बांट सकते हैं और एक स्ट्रिप में हम लेग्यूमिनस क्रॉप उगाएं और दूसरे स्ट्रिप में हम नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उगाएं। यानी एक स्ट्रिप में तो हम ऐसी क्रॉप उगाएं जो कि यानी न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा खत्म करती है, तो दूसरे उसमें हम ऐसा उगाएं जो न्यूट्रिएंट्स को कम यूज करती है, कम खत्म करती है। इससे क्या होगा, यानी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और हमें यानी कि दूसरी क्रॉप्स भी मिलते रहेंगे और फिर हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, स्ट्रैप्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लेग्यूमिनस है या नॉन लेग्यूमिनस है, तो अगली बार जो है यहाँ पर नॉन लेग्यूमिनस उगाएं और यहाँ पर लेग्यूमिनस उगाएंगे, तो इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता रहेगा और हमें क्रॉप प्रोडक्शन भी मिलेगा, हमें फेलो लैंड भी नहीं छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया था कि यानी जैसे कि हम गलत तरीके से प्लॉइंग करते हैं, उस डायरेक्शन में प्लॉइंग करते हैं और जिस डायरेक्शन में स्लोप होता है, अगर हम उसी डायरेक्शन में प्लॉ करते रहेंगे तो यानी कि स्लोप और डिक्लाइन होता रहेगा। तो हमें ऐसे करना है, प्लॉ उल्टी डायरेक्शन में करना है, जिससे कि स्लोप और इंक्रीज होए ना और वाटर जो है उस तरफ डिसेंड ना हो, यानी कि दैट मींस वाटर की जो स्पीड है वो रुक जाए, रिड्यूस हो जाए। कंटूर प्लॉइंग एक तरह की ऐसी प्लॉइंग है कि दैट मींस वी प्लॉ द लैंड इन सर्कुलर मैनर फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। अगर हम जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि स्लोप के अगर डायरेक्शन में हम प्लॉ करेंगे तो यानी कि स्लोप और इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉ करेंगे तो ये जो स्लोप है इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसी लैंड में जो स्लोपी लैंड है उसमें सर्कुलर मैनर में अगर हम प्लॉ करेंगे तो खेत का जो ढाल है, स्लोप है, वो आउटवर्ड की जगह इनवर्ड होगा। इससे पानी अंदर की तरफ इकट्ठा रहेगा, बाहर की तरफ नहीं जाएगा, और जब वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा तो सॉइल को बाहर की तरफ बहा करके नहीं ले जाएगा। स्पेशली जहाँ पहाड़ होते हैं, स्लोपी रीजन होते हैं, वहां पर हमें कंटूर प्लॉइंग करना चाहिए सर्कुलर मैनर में फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। इसके और एक मेथड है, यानी कि पहाड़ों में सॉइल इरोशन को रोकने के लिए टेरेस फार्मिंग, यानी स्लोप्स को अगर हम टेरेसेस में डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वाटर की स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी हिंडर्ड बिकॉज द हर एक सीढ़ी पर, हर टेरेस पर
पानी रुक रुक करके उतरेगा। इससे क्या होगा कि सॉइल को वाटर एब्जॉर्ब करने में टाइम मिलेगा और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस टेरेस फार्मिंग इज द बेस्ट मेथड, one of the best method in the slopy region to decrease the speed of the soil erosion, क्योंकि टेरेसेस जो होते हैं उसमें पानी रुक रुक करके जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि प्लेन रीजन है और फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक बार हमने जैसे कि फॉडर एक बार राइस उगाई या वीट उगाया, तो राइस और वीट जो है ऐसे क्रॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज कर लेते हैं सॉइल के। इससे क्या होता है, सॉइल थक जाती है और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी क्रॉप्स के बाद हम फॉडर क्रॉप उगा सकते हैं या कुछ ऐसी पल्सेस उगा सकते हैं जो कि नॉन लेग्यूमिनस होती हैं, जो यानी कि उसकी फर्टिलिटी को कम खत्म करती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करती है। इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। एक तरीका है शेल्टर बेल्ट, ये स्पेशली डेजर्ट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेजर्ट्स में हम खेतों के चारों ओर अगर हम पेड़ उगा देते हैं, यानी ट्रीज का प्लांटेशन कर देते हैं, तो वो शेल्टर बेल्ट यानी कि छाया कर दिया, चारों ओर से सॉइल को बांध दिया। इससे क्या होता है, सॉइल इरोशन नहीं होता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहीं पर खत्म होता है और ये चैप्टर भी हमारा यहीं फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो या कहीं भी डाउट है इस चैप्टर में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं।